हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर स्टीरियो आइसोमर का सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 5 तक पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो क्वेश्चन 6, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड एक्स इज आर। तो आपके पास एक्स कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, डाई स्टीरियोमर, ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगा तो पॉसिबल इनांसियोमर, सिस स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगा तो पॉसिबल इनांसियोमर। तो सबसे पहले तो इसमें आप स्टीरियो सेंटर देखिए, तो ये कार्बन कायरल है मतलब ऑप्टिकल सेंटर है, ये डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और ये कार्बन भी कायरल है तो ऑप्टिकल सेंटर है। और एक पॉइंट, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों आइडेंटिकल है मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ये। तो इसका टोटल आइसोमर कितना होगा, तो डबल बॉन्ड के लोग GI शो करेगा और ये R और S कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये फर्स्ट कार्बन मान लीजिए आप इसको, और ये सेकंड कार्बन मान लीजिए, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो फर्स्ट का R हो और GI डबल बॉन्ड वाला सिस स्ट्रक्चर हो, और इस तरफ जो सेकंड कार्बन जिसको बोले उसका भी कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए R हो। तो आप इस टाइप का बना के देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इसके तरफ ग्रुप G मान लीजिए, इस तरफ भी ग्रुप G है क्योंकि दोनों तरफ आइडेंटिकल ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन और ग्रुप G। अब R सिस R मतलब ये G ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन R है और इस G ग्रुप का भी कॉन्फ़िगरेशन R है। तो इस केस में मॉलिक्यूल में ना तो POS प्रेजेंट है ना COS प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप इसको इक्वल हाफ में काटिएगा तो R का मिरर इमेज R नहीं होगा, R का मिरर इमेज S होता है। तो इसमें ना तो POS है ना COS, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। तो इसका मिरर इमेज आपका होगा, R का मिरर इमेज S होता है और सिस का मिरर इमेज सिस, ट्रांस का मिरर इमेज ट्रांस। तो S सिस S हो जाएगा। नेक्स्ट S और S वाला कॉन्फ़िगरेशन भी तो हो गया। अब एक पॉसिबिलिटी है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन R हो और इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो, तो R सिस S। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इक्वल हाफ में काटिएगा तो कार्बन का मिरर इमेज कार्बन, इस ग्रुप का मिरर इमेज इस ग्रुप हो जाएगा क्योंकि R का मिरर इमेज S होता है और हाइड्रोजन का मिरर इमेज हाइड्रोजन होगा। तो POS प्रेजेंट है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। तो इसका जो मिरर इमेज होगा मतलब R का कॉन्फ़िगरेशन S सिस R, ये दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के कारण। और ऐसा आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो ये R रहे या मतलब ये R और ये S, या फिर ये S और ये R, दोनों सेम ही बात है सिमेट्रिकल होने के कारण। तो ये दोनों एक ही कंपाउंड है। इसके बाद सिस का और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सिस के साथ एक बार दोनों R हो, एक बार दोनों S हो, एक बार R या S हो, तो कोई भी एक R दूसरा S। सिमिलरली ये R ये S, तो दोनों आइडेंटिकल बन जाएगा। तो सिस के साथ 3 कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली सिस के जगह ट्रांस लिख दीजिए तो R ट्रांस R। इसके बाद फिर इसका मिरर इमेज जो होगा वो S ट्रांस S होगा। तो इस केस में ना तो POS है ना COS है। ये देखिए ट्रांस स्ट्रक्चर बन गया, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड दोनों ग्रुप है, कॉन्फ़िगरेशन R और R। तो ये बात भी आपको पता होगा कि इक्वल डिस्टेंस पे यदि जाते हैं अपोजिट साइड में, तो अगर कायरल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन एक तरफ R हो और दूसरे तरफ S हो, तब जाके दोनों एक दूसरे का सेंटर ऑफ सिमेट्री बनता है। लेकिन यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस जाइएगा तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन R है मतलब COS इसमें अब्सेंट है। तो COS अब्सेंट है और POS तो अब्सेंट होगा ही, क्योंकि जब आप इसको काटिएगा तो R के सामने, इस ग्रुप के सामने हाइड्रोजन है, तो इस ग्रुप का मिरर इमेज हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता। सिमिलरली इस ग्रुप के सामने हाइड्रोजन है, POS तो अब्सेंट है और COS भी अब्सेंट है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका मिरर इमेज आइडेंटिकल नहीं होगा। तो R का मिरर इमेज S, ट्रांस का तो ट्रांस ही रह जाएगा और R का S, तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट का तो R ही रहे और ये ट्रांस, लेकिन ये R के जगह S हो जाए। तो इस केस में ये जो मिरर इमेज बनेगा S ट्रांस R, ये दोनों आइडेंटिकल होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो गया, तो सेम डिस्टेंस जाने पे कायरल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन एक का R है एक का S है, मतलब COS प्रेजेंट है इसमें। तो COS प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। तो ये दो आइडेंटिकल है, तो टोटल 6 होगा, 1 + 1 + 1, 3 सिस स्ट्रक्चर के साथ और 3 ट्रांस स्ट्रक्चर के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज पॉसिबल फॉर एक्स इज, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर 6 होगा, सही बात है। तो ए। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर पॉसिबल फॉर एक्स इज, तो टोटल डायस्टीरियोमर पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि जो
मिरर इमेज नहीं होता है एक दूसरे का और आइसोमर है तो वो डायस्टेरियोमर कहलाता है। तो इसको आप 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, इसको यदि 3 दे दीजिएगा, सिमिलरली ये 4, ये 5, ये 6, तो टोटल डायस्टेरियोमेरिक पेयर 3 से ज्यादा होगा। 1, 2 तो इनांसियोमर है, 1, 3 एक पेयर, 1, 4, 1, 5, 1, 6, क्योंकि ये सब इसका मिरर इमेज नहीं है 1 का, तो ये सारा डायस्टेरियोमेरिक पेयर होगा। तो 1 and 3, 1 and 4, 1 and 5, 1 and 6, तो 1 के साथ ही 4 डायस्टेरियोमर हो गया। तो आगे काउंट करने का तो जरूरत ही नहीं है, 3 ही कर रहा है, 3 से ज्यादा हो गया मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली आप 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 ये सब डायस्टेरियोमेरिक पेयर है। 3 के साथ तो 1 और 3 के साथ 2 हो गया। अब 3, 4, 3, 5, 3, 6 ये तीनों डायस्टेरियोमेरिक पेयर है। उसके बाद 4, 5 इनांसियोमर है और 4 and 6 डायस्टेरियोमेरिक पेयर है। तो टोटल कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 6, 2, 5, 7, 2, 6, 8, सिमिलरली 3, 4, 9, 3, 5, 10, 3, 6, 11, फिर 4, 6, 12, तो टोटल डायस्टेरियोमर 12 पॉसिबल होगा डायस्टेरियोमेरिक पेयर। यहाँ 3 लिख रहा है, ये गलत है। इसके बाद सी ऑप्शन है, इफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री अबाउट द डबल बॉन्ड इन एक्स इज ट्रांस द नंबर ऑफ इनांसियोमर पॉसिबल फॉर एक्स इज। तो बोल रहा है कि यदि स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस फिक्स कर दिए, मतलब डबल बॉन्ड के लोग सिर्फ ट्रांस स्ट्रक्चर है, तो टोटल इनांसियोमर कितना होगा? तो ट्रांस के केस में देखिए 2 ही इनांसियोमर है, आर जब कॉन्फ़िगरेशन हो तो उसका मिरर इमेज एस और एस होगा और ये ट्रांस रहेगा। 2 इनांसियोमर पॉसिबल है। तीसरा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। इनफैक्ट टोटल आइसोमर भी 4 नहीं है, तो इनांसियोमर 4 कहां से होगा? ये भी रिजेक्टेड। नेक्स्ट, इफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री अबाउट द डबल बॉन्ड इन एक्स इज 6 द नंबर ऑफ इनांसियोमर पॉसिबल फॉर एक्स इज 2। हाँ, तो ये सही है कि जब 6 स्ट्रक्चर होगा तो इनांसियोमर 2 होगा, एक ही एक प्लस इसका मिरर इमेज, और जो थर्ड होगा वो मीजो कंपाउंड होगा, क्योंकि मीजो कंपाउंड का डिफिनेशन ही होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 1 ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, लेकिन इसका स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव है, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो ये मीजो है। इनांसियोमर ये दोनों है। सिमिलरली ये दोनों भी इनांसियोमर है, लेकिन ये मीजो कंपाउंड है थर्ड, जो आर ट्रांस एस स्ट्रक्चर जो है। तो x2 है, मतलब 6 कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ इनांसियोमर पॉसिबल x का 2 होगा, तो इसका आंसर ए और डी हो जाएगा 6 का। इसके बाद नेक्स्ट है, इन द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो पहले 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाइए, तो CH3 कार्बन से CH3 और ये हाइड्रोजन, उसके बाद CH2 CH3, तो ये आपके पास 2,2 डाइमिथाइल, तो यहाँ से एक और मिथाइल ग्रुप होगा, सेकंड से एक मिथाइल, एक और मिथाइल। तो अब इसका प्रोजेक्शन करना है। तो देखिए, एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये कार्बन, इसको 1 नंबरिंग देते हैं, 2, 3, 4, तो सेकेंड और थर्ड के लोग आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाइए। तो एक कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा और एक कार्बन से मिथाइल ग्रुप। तो देखिए एक्स और वाई का पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, मतलब एक्स और वाई कौन सा ग्रुप हो सकता है? तो जब सी के लोग 3 मिथाइल ग्रुप, तो ये जो बाइक कार्बन है जिसको सर्किल से रिप्रेजेंट किए हैं, उससे 2 मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी है, तो ये वाई का भी पॉसिबिलिटी है कि ये CH3 हो जाए। और नेक्स्ट इस कार्बन से जिसको डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, उसके पास 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल बचेगा उस केस में, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है और एक मिथाइल ग्रुप। तो एक्स और वाई जो है CH3 हो सकता है, एक ऑप्शन में है, तो डी हो सकता है रिस्पेक्टिवली बी। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि 1 और 2 के लोग आप बॉन्डिंग कर दीजिए, मतलब न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो 1 से देखिए 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन वाला यही हो सकता है, ये C1 कार्बन होगा और ये C2 कार्बन होगा। तो C2 से 2 मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2 मिथाइल ग्रुप तो ऑलरेडी है, तो एक C2H5 हो सकता है। यही 2 पॉसिबिलिटी है। तो H एंड C2H5, X आपका हाइड्रोजन हो सकता है और Y C2H5 हो सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। आप यहाँ यदि हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन लिख दीजिएगा तो ये एक्चुअली में ब्यूटेन हो जाएगा। इस कार्बन से, एक कार्बन से देखिए CH3, फिर CH3
और यहाँ हाइड्रोजन, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन से तीनों हाइड्रोजन है, मतलब CH3। तो ये तो 2 मिथाइल प्रोपेन है, स्ट्रक्चर ये 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट C2H5 एंड हाइड्रोजन, मतलब X को यदि C2H5 लिख लीजिए, ये जो X है इसको आप C2H5 कर लीजिए, तो इस कार्बन से C2H5 और 2 हाइड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन, उससे 2 मिथाइल तो पहले से अटैच्ड है, CH3 और बाई को हाइड्रोजन कर रहा है, मतलब ये CH। तो इस केस में 1 2 3 4 5 कार्बन एटम का मेन चेन हो जाएगा, तो ब्यूटेन नहीं पेंटेन बन जाएगा। तो ये दोनों रिजेक्टेड है, इसका आंसर बी और डी होगा। आप तो ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू रख दीजिए, H एंड C2H5, तब भी हो जाएगा। नहीं तो आप C1 C2 C2 C3 के न्यूमान प्रोजेक्शन बना के देख लीजिएगा, तो आसानी से पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the given option the compound in which all the atoms are in one plane in all possible conformation is R। तो आपको हर एक ऑप्शन में बताना है कि जितना आइटम है मॉलिक्यूल में सब एक ही प्लेन में हो, जितना भी पॉसिबल कन्फर्मेशन है सभी में चेक करना होगा। मतलब आपको एक भी वैसा कन्फर्मेशन ढूंढना है जिसमें कि वो एक प्लेन में सारा आइटम लाई नहीं करता हो, तो जाके आपका आंसर वो नहीं होगा। नहीं तो आपको तो साफ दिख रहा है, जैसे देखिए इस केस में हाइब्रिडाइजेशन यदि sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, मतलब एक प्लेन में होगा। सिमिलरली हाइब्रिडाइजेशन sp है तो लीनियर होगा, तो लीनियर है तब तो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, प्लेनर तो होगा ही। अब आप हाइब्रिडाइजेशन देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसके लिए क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए। तो जितना भी सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। तो ये देखिए, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड और 1 सिग्मा, तो टोटल 3 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। सिमिलरली इस केस में 1 2 और 1 सिग्मा 1 पाई है, तो +1, तो 3 सिग्मा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। सिमिलरली ये तो ये sp2 है, मतलब दोनों हाइड्रोजन और ये कार्बन तीनों सेम प्लेन में है। सिमिलरली ये कार्बन और मतलब इस कार्बन से तीनों एटम सेम प्लेन में है, तो कार्बन 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 ये तीनों सेम प्लेन में है, ये तीनों सेम प्लेन में है। और ये पाई बॉन्ड जो है रोटेट नहीं करता है, मतलब कि 1 2 3 4 ये चारों एटम हमेशा प्लेन में होगा किसी भी पॉसिबल कन्फर्मेशन में। सिमिलरली इस कार्बन से जो 4 एटम अटैच्ड है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, तो ये सारा सेम प्लेन में होगा, 4 नहीं, ये पूरा हाइड्रोजन वगैरह भी सब एक प्लेन में होगा। लेकिन ये जो सिग्मा बॉन्ड के कारण ये रोटेट करेगा, ये तो पता ही होगा कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो रोटेट करता है। अब ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हाइड्रोजन को, तो ये ब्यूटा 1,3 डाइन का स्ट्रक्चर है, ये भी तो ब्यूटा 1,3 डाइन ही है। यहाँ से ये हाइड्रोजन और इससे भी ये हाइड्रोजन है। अब आप ये देखिए, ये जो सिग्मा बॉन्ड रोटेट करेगा तो इसमें तो आपको दिख रहा है कि ये प्लेनर है, लेकिन ये जैसे ही इन दोनों कार्बन के बीच में रोटेशन होगा तो ये चारों मॉलिक्यूल, मतलब ये सारा एक दूसरे के प्लेन में होगा, ये सारा भी एक दूसरे के प्लेन में होगा, लेकिन रोटेट करने के बाद ये पूरा मॉलिक्यूल आपस में प्लेनर नहीं रख पाएगा। मतलब हर एक पॉसिबल कन्फर्मेशन में ये प्लेनर नहीं है, सिर्फ एक ही बार प्लेनर है जब रोटेट करके ये चारों मॉलिक्यूल तो प्लेनर है, ये चारों भी मॉलिक्यूलर है। तो रोटेशन जब होगा आपस में सिग्मा बॉन्ड का, तो एक बार ये सारा प्लेनर होगा, लेकिन बाकी जब रोटेट होगा तो प्लेनर नहीं रहेगा हमेशा। तो वन प्लेन में ये कभी नहीं रहेगा एक पॉसिबिलिटी के अलावा, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन इसका sp है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा बाकी 2 पाई, तो एक सिग्मा और एक सिग्मा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो स्टेरिक नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन sp। सिमिलरली इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो देखिए इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर नेक्स्ट कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बाद, तो सेम स्ट्रक्चर है। अब ये sp2 होने के कारण प्लेनर है, मतलब ये सारा आइटम एक ही प्लेन में है, और ये लीनियर है, प्लेनर तो है ही, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड जो है रोटेट करेगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो आप इमेजिन कीजिए ये रोटेट किया तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो हमेशा तो प्लेनर ही होगा, क्योंकि जब ये रोटेट करेगा तो बस प्लेन चेंज होगा, लेकिन रहेगा हमेशा ही प्लेनर। जैसे अभी ये प्लेन है, मान लीजिए कि मतलब जिस प्लेन में आप मोबाइल देख रहे हैं
उसी प्लेन में, जिस प्लेन में आपका मोबाइल रखा हुआ वही प्लेन है। जब ये रोटेट कर लिया मान लीजिए 90 डिग्री, तो आपका जो प्लेन है वो भी रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री में, लेकिन रहेगा तो ये प्लेनर ही। तो हर एक पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन में ये प्लेनर है, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, सॉरी sp2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है प्लस एक सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 होगा। तो ये सारा जो है प्लेनर है, नहीं तो लीनियर है। तो इस कार्बन से देखिए 2 हाइड्रोजन है, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन। तो ये तीनों एटम एक दूसरे के साथ प्लेनर है, क्योंकि ये sp2 तो हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन ये तीनों एक प्लेन में है, और ये रोटेट भी नहीं करेगा पाई बॉन्ड होने के कारण। और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, मतलब ये ऑक्सीजन और ये कार्बन भी एक प्लेन है, मतलब टोटल एटम जो है एक ही प्लेन में है, तो ये प्लेनर होगा हर एक पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी का ये रोटेट ही नहीं करेगा तो कोई दूसरा कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो सी भी आंसर होगा। नेक्स्ट डी, तो ये देखिए इवन बॉन्ड एलिन है, तो इवन बॉन्ड एलिन में ये दोनों हाइड्रोजन हमेशा इन दोनों हाइड्रोजन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ये तो पता होगा आपको। तो आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब मान लीजिए कि 2 हाइड्रोजन जो है वो XY प्लेन में है, तो नेक्स्ट p ऑर्बिटल जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। क्यों? क्योंकि x और y वाला p ऑर्बिटल तो बिजी हो गया। तो नेक्स्ट जो p ऑर्बिटल है वो जो बॉन्ड बनाएगा पाई बॉन्ड, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनाएगा, मतलब ये XY में है तो ये पाई बॉन्ड YZ प्लेन में बनेगा। और हमेशा पाई बॉन्ड जो है पैरेलल ऑर्बिटल के द्वारा बनता है, तो YZ ये दोनों साइडवेज ओवरलैपिंग से बना लिया। तो नेक्स्ट जो पाई बॉन्ड बनेगा इन दोनों कार्बन के बीच में, तो YZ के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि YZ वाला ये p ऑर्बिटल तो आपस में कर लिया, तो इसके परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल ही नेक्स्ट पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो है XY प्लेन में हो जाएगा, फिर से YZ के परपेंडिकुलर, तो फिर से ये दोनों पाई बॉन्ड XY प्लेन में होगा। तो ये XY प्लेन में है तो दोनों हाइड्रोजन फिर XY में, तो ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है कार्बन का, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो हमेशा परपेंडिकुलर, तो YZ प्लेन में होगा। तो ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, मतलब इसमें मैक्सिमम 1 2 3 4 5 एटम ही एक प्लेन में हो सकता है। या तो इस 5 को लीजिए या इस 5 को लीजिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों तो लीनियर है, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp है, इस कारण से ये यहाँ तक तो लीनियर हो जाएगा, तो हमेशा 5 एटम एक प्लेन में लाई करेगा। जब आप YZ प्लेन कंसीडर कीजिएगा तो YZ में ये दोनों एटम लाई करेगा, तो ये दोनों प्लेनर होगा और ये लीनियर है, तो टोटल यहाँ तक YZ प्लेन में आ जाएगा। सिमिलरली जब आप X प्लेन कंसीडर कीजिएगा तो ये दोनों हाइड्रोजन XY प्लेन में है, तो यहाँ से यहाँ तक ये तीनों लीनियर होने के कारण ये पांचों भी XY प्लेन में कंसीडर हो जाएगा। तो टोटल 5 एटम ही इसमें एक प्लेन में है, टोटल एटम एक प्लेन में नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो टोटल पॉसिबल कन्फॉर्मेशन में कंपाउंड इनविच ऑल एटम इन वन प्लेन सिर्फ बी और सी का है, बाकी में सारा आइटम एक प्लेन में नहीं होगा। यहाँ पे एक कन्फिग्रेशन ऐसा है, सॉरी एक कन्फर्मेशन ऐसा है जिसमें कि सारा आइटम एक प्लेन में है, ऑल पॉसिबल कन्फर्मेशन में नहीं है। और इसमें तो कोई भी कन्फर्मेशन में हमेशा 5 एटम ही मैक्सिमम वन प्लेन में लाई करेगा, बाकी 2 एटम परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, चाहे ये दोनों हो चाहे ये दोनों हो। तो आंसर BC होगा। इसके बाद अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।